हेलो एवरी स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको दे देना चाह रहा हूँ। 2023-24 के लिए मैंने आज से नया लेक्चर्स क्लास 12 के रूप में स्टार्ट करने का मन बनाया है। और इसके पहले हम लोगों ने 2022-23 के इम्पोर्टेंट लेक्चर पर थोड़ा सा यानी कुछ चैप्टर्स ही मैंने पढ़ा पाया था और देन बोर्ड एग्जाम आया था और वो लेक्चर वहां पर समाप्त किया गया। तो सबसे पहले अहम सूचना ये है आपके लिए कि हम 2023-24 के अकॉर्डिंग कक्षा 12 का सिलेबस आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम कंटिन्यू 2023-24 यानी इस सत्र के लिए बायोलॉजी की स्टार्टिंग कर दे रहे हैं। यानी आज हम 19 मार्च को बायोलॉजी का पाठ्यक्रम से लेकर और एक एक चैप्टर जो हमारे मुख्य रूप से क्लास 12 में दिए गए हैं, तो हम उन चैप्टरों को कंटिन्यू पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक एक लेक्चर मैं एक पूरा प्रण करके रखा हुआ हूं कि मैं आपको एक एक लेक्चर एक एक टॉपिक के रूप में प्रोवाइड करूंगा और आपका कंप्लीट बायोलॉजी क्लास 12 का टच किया जाएगा। तो विनम्र निवेदन रहेगा, जो विद्यार्थी कक्षा 11 पास कर चुके हैं, 12 में प्रवेश कर चुके हैं, वो कोई भी लेक्चर ना छोड़े और अपनी पूरी की पूरी बेसिक टू डीप बायोलॉजी को 100% तैयार करें। आज शुरुआत हम किसी भी सिलेबस की करें, किसी भी सब्जेक्ट की करें, तो उसमें हमें सबसे पहले क्लास 12 हो, 11th हो, 10th हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें हमें पाठ्यक्रम सिलेबस जान लेना अति आवश्यक होता है। तो लेक्चर 1 में हम बायोलॉजी का क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अहम आपके लिए हो सकता है अगर आप एक एक वीडियो जो अगर देख लेते तो ये आप मानकर चलेंगे कि बायोलॉजी में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लास 12 की बायोलॉजी 2023-24 के लिए सबसे पहले हम आपको क्लियर करते हैं कि जो कक्षा 12 की बायोलॉजी है इसे 5 यूनिटों में बांटा गया है। इसके पहले 2022-23 का जो सिलेबस था उसमें 30% रिड्यूस सिलेबस था और उसके पहले 2019 से ये कंटिन्यू चला आ रहा है कोविड के कारण, और 2022-23 में भी 30% रिड्यूस किया गया था। इस सत्र में अभी तक तो कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि कोई सिलेबस रिड्यूस है, तो हम होल सिलेबस को टच करेंगे और पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी का जो सिलेबस क्लास 12 का है वो यूनिट वाइज बांटा गया है, इकाई के अनुसार इसे बांट दिया गया है। अगर हम बात करें इकाई की तो इसे मुख्य रूप से क्लास 12 की बायोलॉजी को 5 यूनिट्स में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट जो है, इकाई फर्स्ट, इसे हिंदी में इकाई कहेंगे, इंग्लिश में यूनिट कहेंगे, ये रिप्रोडक्शन है। यानी पहली यूनिट जो है ये जनन के लिए दी गई है, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं। यानी इकाई फर्स्ट जो आपका है वह जनन है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम अगर किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो हमें होल सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो टोटल चैप्टर्स 4 हैं। पहला चैप्टर ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है जीवों में जनन, ठीक है। जीवों में जनन जो चैप्टर है इसे हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जीवों में जनन में हमें पढ़ना क्या है तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या जीवों में जनन में हमें मुख्य रूप से जनन क्या है इसके लिए बेसिक बातों पर डिस्कस करना है। जनन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बेसिक बातों पर डिस्कस करना है। और चैप्टर का जो मुख्य इकाई अंश है वह अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के साथ कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें से हमें चैप्टर 1 में मुख्य रूप से प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। प्लांट रिप्रोडक्शन में हमें डिस्कस करना है कि कायिक जनन के अंतर्गत स्टेम का मॉडिफिकेशन रिप्रोडक्शन क्या होता है, जड़ द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पत्ती द्वारा जनन कैसे होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। और थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं लैंगिक जनन के बारे में। और इसके अलावा अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार जैसे जो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, लाइक बर्डिंग, लाइक अगर हम बात करें रीजनरेशन, ऐसे कुछ टॉपिक पर डिस्कस करना है। तो हम शुरुआत इसी चैप्टर से सबसे पहले करेंगे, बट हम पूरा होल सिलेबस आज केवल इस लेक्चर में देख रहे हैं। सिलेबस को समझना अति आवश्यक है, इसलिए जो मैं समझा रहा हूं पहले लेक्चर में, मैं निवेदन कर रहा हूं उसे 100% आप क्लियर करें। चैप्टर 2 में हमें जनन के अंतर्गत जो चैप्टर 2 दिया गया है, यह चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है, इसमें हमें प्लांट्स के फ्लावर के स्ट्रक्चर से लेकर, यानी जहां से ओव्यूल्स और माइक्रोस्पोर्स यानी परागकण का फॉर्मेशन होता है, यहां से लेकर लास्ट फ्यूजन यानी फल और बीज के निर्माण तक की प्रक्रिया को पढ़ना है। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 2023 में जो हमारा टोटल 70 नंबर का बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, उसमें से मैंने इस साल काउंट किया है 26.5 यानी 26.5 नंबर इस चैप्टर से पूछा गया। तो इस चैप्टर में हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर डिस्कस करेंगे। जब शुरुआत करते हैं, चैप्टर 3 जो है ये मानव जनन के लिए दिया गया है। मानव जनन में हम मानव का जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, और इसमें हम नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, यौनारंभ, किलर, ऋतुस्राव, रजोदर्शन, रजोनिवृत्त, या फिर हम भ्रूण का विकास, अपरा, प्लेसेंटा, ऐसी कंप्लीट टॉपिकों पर डिस्कस करते हैं। यानी मानव जनन के बारे में, होल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना होता है। फिर इसके बाद में जो चैप्टर 4 है, ये मुख्य रूप से जनन स्वास्थ्य के रूप में बनाकर रखा गया है। यानी चैप्टर 4 जो है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य कहते हैं, इसमें हमें जनन संबंधी कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना होता है। कुछ ऐसे रोग जो जनन के दौरान ट्रांसफर होते हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत कुछ गर्भ निरोधक उपाय, परिवार नियोजन की विधियां, जैसे कि अस्थायी विधियां, प्राकृतिक विधियां, और लास्ट टॉपिक में हमें कुछ शॉर्ट नोट जैसे सेरोगेट मदर, उल्ब वेधन, या फिर हमें परक नली शिशु जैसे टॉपिकों का डिस्कस करना होता है। तो ये आपका था यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला जीव में जनन, दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा मानव जनन, और चौथा जनन स्वास्थ्य। हम आशा कर रहे हैं कि आपको चैप्टर 4 यानी चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो फर्स्ट यूनिट का है, ये 100% समझ में आ गया होगा। देन यूनिट फर्स्ट के बाद में हम यूनिट सेकंड पर डिस्कस करते हैं। देखिए, आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इनका नोट्स बनाएं और एक एक करके 100% इसे डिस्कस जो मैं कर रहा हूं उसे तैयार करने का प्रयास करें। यूनिट सेकंड पर अगर हम आते हैं, तो यूनिट सेकंड आपकी है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, जिसे हिंदी में जेनेटिक्स को हम आनुवंशिकी कहते हैं, और इवोल्यूशन को हम हिंदी में विकास कहते हैं या जीव विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स की तरफ चले, तो जेनेटिक्स के लिए 2 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर 5 जो आपका दिया गया है बायोलॉजी का, वह पहला चैप्टर जेनेटिक्स का है, जिसे हम वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, यानी पहला चैप्टर 5 जो है इस यूनिट का, उसे कहा जाता है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। ये चैप्टर 1 है, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम सभी लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स पर डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, या हम कह सकते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, जिसमें हम मुख्य रूप से वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, जिसमें हम मुख्य रूप से मेंडल्स के नियम, बहुविकल्पता, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, लिंग निर्धारण, और कुछ सिंड्रोम्स के बारे में, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफर्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इन सब पर डिस्कस करते हैं। और सेकंड जो चैप्टर्स आपका है आनुवंशिकी का, जिसे हम मुख्य रूप से वंशागति का आणविक आधार कहते हैं। वंशागति के आणविक आधार में हम देखें, वंशागति का आणविक आधार जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है। वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर में हम सभी लोग मुख्य रूप से डीएनए की स्ट्रक्चर, वाटसन क्रिक मॉडल और आरएनए से संबंधित टॉपिकों पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम ये भी पढ़ते हैं कि आनुवंशिकी के रूप में किन किन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। शुरुआत में हम ग्रिफिथ का प्रयोग, हर्शे-चेज का प्रयोग, एब्री मैकार्टी का प्रयोग, डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना, आनुवंशिक कूट, अनुलेखन, अनुवादन, सेंट्रल डोगमा टेक्निक, क्लियर, इन सब टॉपिकों पर डिस्कस करते हैं। यानी यह मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स यानी मॉलिक्यूल्स के रूप में जेनेटिक्स के बारे में बना हुआ है। फिर इसके बाद में हम आते हैं, तो अगला जो चैप्टर आपका 7वां बनता है,
यह चैप्टर मुख्य रूप से विकास के लिए है, जीवों का विकास या फिर कहा जा सकता है विकास या इवोल्यूशन। जीवों के विकास या इवोल्यूशन के वाले चैप्टर में हम मुख्य रूप से ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, या इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि जैव विकास से संबंधित सिद्धांत, डार्विनवाद, लैमार्कवाद, परिवर्तनवाद के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी में चैप्टर से एक और बांट दिया गया, जनरली एनसीईआरटी तो नहीं बांटी हुई है, जिसमें हम मानव विकास के बारे में डिस्कस करते हैं, इसे हम ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। मानव विकास के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मानव का विकास क्या है, मानव के विकास में यानी मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, विभिन्न प्रकार के मानव, क्रो-मैग्नान मानव, निएंडरथल मानव, जावा मानव, होमो सैपियंस सैपियंस, इन सब का किस इरा में कैसे फॉर्मेशन हुआ है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द सेकंड यूनिट। ये यूनिट 2 है, जिसमें हमें इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करना होता है। देन इसके बाद में हम यूनिट 3 पर आते हैं। बहुत ध्यान से सारे सिलेबस को आप समझ लीजिए, आपके पास एनसीईआरटी होगी, उसके अनुसार आप मिलान कर लेंगे और देन हम एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चले जाएंगे, समझते और पढ़ते चले जाएंगे। अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 जो आपकी है मानव कल्याण एवं जीव विज्ञान, ठीक है, या हम कह सकते हैं जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, ये आपका यूनिट 3 है, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। ध्यान से समझिएगा, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण को इंग्लिश में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर कहा जाता है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में मुख्य रूप से हमें 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर जो आपका है मुख्य रूप से, इसमें जो मुख्य चैप्टर दिया गया है फर्स्ट, इसमें हमें पहले चैप्टर में, यानी ये आपका चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी ह्यूमन हेल्थ एवं डिजीज के बारे में डिस्कस करना होता है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में हमें कुछ डिजीज के बारे में सबसे पहले पढ़ना होता है, जो जनरल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, क्लियर। इन सब डिजीजों के बारे में कुछ मेजर डिजीज लाइक HIV, एड्स, कैंसर के बारे में डिस्कस करना होता है। हम इसी चैप्टर में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ना होता है। और चैप्टर की जो लास्ट यूनिट इकाई बनी हुई है वह हमें ड्रग्स और एल्कोहल, ओपिएट, कैनाबिनाइड्स, कोका एल्कोलाइट्स के बारे में और ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज के बारे में डिस्कस करना होता है। ये चैप्टर 9 आपका है। देन इसके बाद में इस यूनिट में हमें चैप्टर 10 पर डिस्कस करना होता है। चैप्टर 10 जो आपका है, ठीक है, इसमें खाद्य संसाधनों में, खाद्य उत्पादन में सुधार, खाद्य उत्पादन में सुधार की कार्यनीति, सुधार की कार्यनीति, यानी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि खाद्य के उत्पादन में हम कौन सी विधियों का उपयोग करें जिससे डेवलपमेंट यानी फूड मटेरियल का अधिक हो। इसमें हमें मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन या पोल्ट्री फार्मेशन, इन सब के बारे में डिस्कस कराया जाता है। यानी इस चैप्टर में हमें कुछ फार्मिंग के बारे में डिस्कस करना होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देन इस चैप्टर के बाद 11 चैप्टर्स जो आपका है, आखिरी चैप्टर जो इस यूनिट का आखिरी चैप्टर है, ये होगा मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। अगर हम मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव की बात करें तो मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव में हमें मुख्य रूप से मानव जीवन के लिए बैक्टीरिया, फंजाई, इन सभी के इंपॉर्टेंट रोल के बारे में डिस्कस करना होता है। ये सभी मानव के लिए कैसे लाभदायक है। इस चैप्टर को मुख्य रूप से 7 हेडिंग्स में बांटा गया है, जिसमें से हम अगर देखें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम ये डिस्कस करते हैं कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का क्या रोल है, औद्योगिक उत्पाद में क्या रोल है, या फिर देखेंगे वाहितमल उपचार में, बायोगैस फार्मेशन में। ऐसे हमें कई रोल्स के बारे में पढ़ना होता है। यानी मानव कल्याण से मानव के जीवन में सूक्ष्म जीव का क्या अहम योगदान है, हम कौन कौन से प्रोडक्ट का फार्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के द्वारा करते हैं। तो दिस इज द यूनिट 3 जिसमें हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। आप अच्छे से इसे समझने का प्रयास करिए। देन इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के बाद में यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट 4 जो आपकी है इकाई 4,
इकाई 4 को मुख्य रूप से जो फोर्थ यूनिट है ये बायोटेक्नोलॉजी के रूप में बनाए गए हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी जिसे हिंदी में हम जीव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी या जीव प्रौद्योगिकी। जीव प्रौद्योगिकी में हमें इस यूनिट के अंतर्गत केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। अगर हम चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं तो पहला चैप्टर जो इस यूनिट का है वो चैप्टर नंबर 12 आपका होगा। चैप्टर नंबर 12 में हमें डिस्कस करना है मुख्य रूप से जीव प्रौद्योगिकी एवं उसके सिद्धांत। जीव प्रौद्योगिकी एवं उसके सिद्धांत। जीव प्रौद्योगिकी एवं उसके सिद्धांत को इंग्लिश में हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए टूल्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करना होता है, कुछ वेक्टर्स के बारे में लाइक PBR 322, लाइक बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में डिस्कस करना होता है। और चैप्टर का जो मेन इकाई है वह पुनर्योगक डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जहां हमें अलग अलग प्रकार के जीन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर और मानव जीवन के लाभदायक उत्पादों को उत्पन्न कराने के प्रोसेस को समझाया जाता है। देन इसके बाद जो इसमें चैप्टर 2 है वह चैप्टर है जीव प्रौद्योगिकी, जीव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। जीव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। जीव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में हम मुख्य रूप से ये डिस्कस करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मानव जीवन में क्या रोल है, उससे हमें आज तक कौन कौन सी चीजें प्राप्त हो चुकी है। जैसे कि हम बीटी फसलों के बारे में पढ़ते हैं, या हम ट्रांसजेनिक फसलों के बारे में, फ्लेवर सेवर टोमेटो, गोल्डन राइस, ऐसे फसलों के बारे में पढ़ते हैं। हम इंसुलिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बायो पेटेंट क्लियर, या फिर हम परजीवी जंतु के बारे में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, जो आपका यूनिट 4 है, जिसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। देन चैप्टर यूनिट 4 के बाद में क्लास 12 की लास्ट यूनिट आपके चैप्टर्स में आती है बायोलॉजी में, जो यूनिट 5 है। और यूनिट 5 जो मुख्य रूप से बनाई गई है वह इकोलॉजी के रूप में बनाई गई है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। यानी यूनिट 5 पर हम आ जाते हैं। यूनिट 5 को ठीक है पर्यावरण यानी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमें मुख्य रूप से 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कुछ बुकों ने इन्हें 5 चैप्टरों में बांटा है, बट हम एनसीईआरटी के रिगार्डिंग चलेंगे तो 4 चैप्टर हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर है उसे कहते हैं जीव एवं समष्टियां। जीव एवं समष्टियां एक बड़ा चैप्टर है, इसमें हमें मुख्य रूप से कुछ विशेष बातों पर डिस्कस करने हैं, जिसमें हमें बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, जैविक घटक, अजैविक घटक, लाइट, टेम्परेचर, इन सब के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। जैविक घटक में पादप पादप संबंध, पादप जंतु संबंध के बारे में डिस्कस करना है। और कुछ हमें मानव जीवन में व्यष्टियों और समष्टियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं, ऋणात्मक धनात्मक अंतःक्रियाएं जैसे सहभोजता, सहजीविता, परभक्षण, इन सब के बारे में डिस्कस करने हैं। ये चैप्टर काफी बड़ा भी है। देन इसके बाद जो दूसरा चैप्टर इस यूनिट का है, ये आपका पहला चैप्टर होगा। देन जो दूसरा चैप्टर है वह है पारितंत्र, यानी हमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने हैं। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र में हमें मुख्य रूप से खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, तालाब का पारितंत्र, एक घास के मैदान के पारितंत्र, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक जैसे टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने हैं। यह चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट भी है कंपटीशन की दृष्टि से भी। देन इसके बाद में हम जो चैप्टर्स नेक्स्ट पढ़ेंगे वो चैप्टर्स 3 यूनिट का होगा, जिसमें हमें जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में डिस्कस करने हैं। जैव विविधता एवं संरक्षण की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी एवं कंजर्वेशन में हमें पढ़ने हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या है, टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है,
फिर हमें हॉट स्पॉट के बारे में डिस्कस करने हैं, टाइप्स ऑफ हॉट स्पॉट पढ़ने हैं, कुछ शॉर्ट नोट जैसे रेड डाटा बुक, IUCN, WWF, या हमें और भी कुछ शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। इसके अलावा जो लास्ट चैप्टर आपकी बायोलॉजी का और इस यूनिट का है, 16 नंबर चैप्टर आपकी बायोलॉजी का होगा और इस यूनिट का चौथा चैप्टर होगा। वो चैप्टर आपका है पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे मीन्स इन्वायरमेंट्स इश्यूज। पर्यावरण के मुद्दे में हमें ये जानना है कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बायोलॉजी अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो एक एक लेक्चर को देखें और चैप्टर शुरुआत करने से पहले यह लेक्चर अवश्य देखें, क्योंकि हमें 16 की 16 चैप्टरों के बारे में पता होना चाहिए, या हमें ये पता होना चाहिए कि क्लास 12th में 2023-24 के रिकॉर्डिंग्स कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, और हमें एक एक चैप्टर को पहले ध्यान रखना होगा कि हमें चैप्टर आना चाहिए कि हमें किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो ये लेक्चर आप अवश्य देखें। साथ में कल से हम चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बायोलॉजी सीखना चाहते हैं, आपके पास टीचर नहीं है बायोलॉजी का, या कोई टीचर है भी और अच्छे से आपको नहीं समझा पा रहे, तो मुझसे आप जुड़ने का प्रयास करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेसिक टू डीप अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी सब कुछ बायोलॉजी में आ जाएगा। तो पाठ्यक्रम का सिलेबस आप पहले देख लीजिए, और देन हम कल से कंटिन्यू लगातार जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट सत्र का नहीं होगा तब तक हम एक एक वीडियो के रूप में पूरी बायोलॉजी क्लास 12 की आपकी पढ़ाते रहेंगे। अच्छे से आप इस लेक्चर को देख लें और आगे के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।